हमारी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। काम के प्रेशर की वजह से कई बार तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है। इस कारण जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे कई मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ है और जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आज डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये मेंटल हेल्थ किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है और ये किस कारण से हो रहा है, इसका समाधान क्या है, इसका बचाव क्या है। तो सभी जानकारी लेने के लिए हम डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग जनरली फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइकियाट्रिक असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फिजिकल असेसमेंट करते हैं। साइन सिम्टम, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन की बात करते हैं। एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, मैं भी इसका शिकार हूँ, मैं भी। लेकिन हाल के दिनों में जो अध्ययन बताता है कि कई बार फिजिकल हेल्थ जो कि दिखता है, लेकिन इसमें अंडरलाइंग कॉज मेंटल हेल्थ होता है। शारीरिक बीमारियां कई बार मानसिक बीमारियों का प्रतिफल होता है, रिजल्ट होता है। और केवल शरीर में ये कहना कि रोग अनुपस्थित है या शारीरिक रूप से पेशेंट ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट रोगी नहीं है। पेशेंट रोगी हो सकता है अगर उसकी भावनात्मक, इमोशनल और कई तरह के जो डिसऑर्डर हैं, जो एस्पेक्ट हैं कह सकते हैं, मूड, थॉट्स, अगर ये इन्वॉल्व है। और इसी से बहुत सारे जो व्यक्ति डिसीजन लेता है, काम करता है, फिजिकल काम करता है, तो अगर वो पार्ट ही इन्वॉल्व है जिससे कि थिंकिंग करते हैं, अगर मेरा माइंड ही डिस्टर्ब है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो हम डिसोरिएंटेड काम कर सकते हैं, टाइम प्लेस पर्सन से डिसोरिएंट रहेंगे। और आज जो समाज में या जनरली जो सुनने में आती है बीमारियां, जैसे कि डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिसलेक्सिया, नशे का लत जैसे सब्सटेंस अब्यूज, ऑटिज्म, डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, स्ट्रेस, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, पर्सन लर्निंग डिसऑर्डर, इस तरह की जितनी बातें आती है सब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के असामंजस्य का ही परिणाम है। और ये कहीं ना कहीं पेशेंट के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। पेशेंट को भूलने की बीमारी हो सकती है, स्लीप में कमी हो सकती है, बातचीत में डिसऑर्डर हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो सकता है, डेली एक्टिविटी शेड्यूल इसका सही नहीं होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं एवरी टाइम, एवरी डे, और ये सब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ये देखा गया है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ पर्सनल की काफ़ी कमी है। अगर कहा जाए तो एक अध्ययन बताता है कि 1 लाख पर मात्र 5 या 6 ही डॉक्टर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं मेंटल हेल्थ के लिए। इन तरह की चीज़ों को जितना जल्दी हो सुधारना होगा। अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहे हैं, हम आज चंद्रमा पर, सूर्य पर जाने की बात करते हैं, प्रत्येक फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक सोच रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा, सो दैट आने वाला टाइम में, जो कि आज इंडिया में 20% लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, और आने वाले टाइम में एक महामारी का रूप ले सकता है, ले रहा है, क्योंकि इसमें मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने की क्षमता काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसको जितना जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, जितना ज़्यादा इंटरवेंशन किया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और पिछले दिनों जो कोविड-19 आया हुआ था, उसके बाद से परिदृश्य काफ़ी चेंज हो चुका है। और ये देखा गया है कि कोविड-19 के टाइम से जो डिप्रेशन है, अवसाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक बॉलीवुड एक्टर थे जो कि काफ़ी उभरते हुए कलाकार थे,
जो कि सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या किया। इस तरह की चीज़ें जो अवसाद वाली बातें हैं, हमने देखा कि कोविड-19 एक जनरलाइज टाइप का लोग जीएडी के शिकार थे, एंग्जाइटी के शिकार थे, डिप्रेशन के शिकार थे और इसमें कई गलत कदम उठाए। आत्महत्या को बैन किया हुआ है, आत्महत्या को एक अपराध माना जा रहा है इंडिया में और है भी, बट अगर देखा जाए तो अंडरलाइंग कॉज उसमें डिप्रेशन हो सकता है या कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है और ये एक आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन का, संरक्षण का और देखभाल का एक बृहद दृष्टिकोण बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए मेंटल हेल्थ, इसके लिए बजट लाने की ज़रूरत है। आज बजट मात्र 1.5% पूरे बजट का मात्र इतना ही खर्च किया जाता है। मैं आगे डिस्कस करूं इसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फैक्टर्स which are really responsible for the mental health of the any person who are afflicted with the or diagnosed with the mental health disorder। इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक कॉज है, कल्चरल कॉज है जो सोशल चेंजिंग हो रहा है, जेनेटिक इनइक्वेबिलिटी है, कल्चरल बिलीफ्स भी है जहाँ के लोग एक दूसरे को इस तरह की बात करना असहज माना जाता है, लोग एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते हैं और ये स्टिग्मेटाइज्ड है। जिस तरह की जो बिलीफ है ये देखा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर को बढ़ावा देने में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। लोग स्टिग्मा की वजह से अपने बीमारी को, उनमें करेज नहीं होता है कि वो इसको डिस्कस कर सके। दे फेल टू डिस्कस टू अदर पर्सन और डॉक्टर्स। और कुछ बातें हैं जो कि सिक्रेसी की भी ज़रूरत है, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ज़रूरत है, इसमें कंसेंट की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति डिस्कस करता है कहीं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तो उनको उनके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा, सिक्रेसी को मेंटेन करना होगा, कॉन्फिडेंस में लेना होगा ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सो दैट पर्सन विल बी मोर vulnerable and more he can ventilate the problem। अपनी समस्याओं को, जिस समस्या से वो ग्रसित है वो वेंटिलेट कर सकता है। दूसरी बात कि ये मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि ये फंक्शनल माइंड को इन्वॉल्व करता है। कई बार देखा गया है कि पेशेंट ठीक है कुछ देर के लिए मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित था, कुछ मेंटल बीमारियाँ थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। लेकिन सोसाइटी में एक स्टिग्मा लग चुका है, एक धब्बा लग चुका है और उसे उसी नज़रिए से देखा जाता है। इस नज़रिए को दूर करने की ज़रूरत है। WHO इसमें काफ़ी वर्क कर रहा है। इवन कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर, so that कि person become aware of the such type of the mental disorders। Now coming to the common disorder which are really prevalent in our society, जो कि बहुत हद तक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, मेंटल हेल्थ को इन्वॉल्व किए हुए। इसमें कॉमन है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें कि पेशेंट होपलेस, हेल्पलेस महसूस करता है और उसमें नेगेटिव थॉट आते हैं, वो पूरे मूड को डिस्टर्ब कर देता है एंड पेशेंट अपने यहाँ तक कि सुसाइड टेंडेंसी आ जाती है, सेल्फ हार्म की स्थिति आ जाती है, सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। इवन कि पेशेंट को फिजिकल इलनेस के रूप में भी ये देखा जाता है, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भूख लगना, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ चेंज, फैटिगनेस, डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वर्क, सेल्फ हार्म ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। तो पूरे डोमेन जो पूरा लाइफ ऑफ फंक्शनिंग है उसका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो समाज में रहने लायक नहीं होता है। परिवार के लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो ओसीडी के रूप में भी दिखने लगता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसे हमेशा थॉट्स आते रहते हैं और वो एंग्जाइटी का शिकार होता है। कई बार पेशेंट को देखा गया है कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि उसके प्रत्येक पार्ट को इन्वॉल्व करता है। द फंक्शन ऑलवेज हैज एक्सेसिव persistent fear, persistent worry that interfere with his or her personal life। There is also generalized anxiety disorder in which there is a chronic and excessive worry about the various aspects of the life।
सो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना होगा। इसमें अगर और कुछ ज़्यादा स्थिति स्पेक्ट्रम खराब हो जाए तो दैट इज नोन एज द पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि रिकरेंट पैनिक अटैक आते हैं, हमेशा पेशेंट डरा रहेगा, इंटेंस फियर ऑफ द सम हार्म कैन बी डन एंड उसमें फिजिकल सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान में देना है कि किसी भी रूप में ये सब आ सकता है, और ये ऑब्सेशन हो सकता है, अवॉइडेंस हो सकता है, जिसमें कि तरह तरह की मेडिसिन चलाए जाते हैं, बट मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द ओसीडी और डिप्रेशन, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड टिल नाउ बाय द लिटरेचर और व्हाट माई एक्सपीरियंस इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिजोफ्रेनिया बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में, जिसमें कि पेशेंट हैज फीलिंग ऑफ hallucination, delusional, that is the false belief, you know, and it has the different types, and there is a variation, or it involves the every person, either the rural or the urban or the city or metro. Every sort of person can be have a such type of disorder, and it is very prevalent in the a poor society also, but that type of schizophrenia may be different. So there are at least 7 or 10 types of schizophrenia, and it involves the different groups, different sex groups or different age. And apart from that, इसमें पेशेंट की जो थिंकिंग है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड उसका जो परसेप्शन है, रियलिटी के प्रति जो परसेप्शन है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उससे कुछ हेलुसिनेशन लाइक द विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा, जो कि सच्चाई नहीं है। और इसमें ये वेरी कॉमन है, जिसमें पेशेंट दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकता है, उसे डर लगता है कि सामने वाला मुझे हार्म कर देगा, इसलिए उसके पहले ही मैं उसे हार्म पहुंचाता हूँ। Apart from that, these days bipolar disorder where the person has different episode of the different period of the mania and the depression. कभी पेशेंट काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी इलेटेड रहेगा, एंड कभी पेशेंट काफ़ी डाउन में चला जाएगा, काफ़ी उसके थॉट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा। मेलानकोलिक डिप्रेशन भी एक उसका पार्ट है, एक एपिसोडिक हो सकता है। एंड हाइपोमैनिया का भी पोजीशन हो सकता है, जिसमें पेशेंट नॉट अप टू द मैनिया बट लोअर टू द मैनिया, एंड ये काफ़ी कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें कि हम लोग जनरली लिथियम वगैरह भी दिया करते हैं एज यू नो। तो सोसाइटी में ये काफ़ी कॉमन है, जिसमें कि पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्क, सैडनेस, चेंजेज इन द मूड, एपेटाइट, ये बार बार ये बोलेगा। दैट इज नोन एज द बाइपोलर। यूनिपोलर भी हो सकता है, बाइपोलर भी हो सकता है, रैपिड साइकिलिंग हो सकता है, एक ही टाइम में, एक ही दिन में उसकी मूड कई बार ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है, स्विंग हो रहा है, जैसे कि ज्वार भाटा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे इसे मैं एक एनालॉजी के रूप में देखूंगा, जैसे लहर जो समुद्र में होता है, उस तरह का दिमाग कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, टर्फ डाउन, टर्फ डाउन। तो दीज आर द बाइपोलर, बोथ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैंने दोनों पोल को इन्वॉल्व कर रहा है। पेशेंट की जो सिचुएशन है दैट आर वेरी मच यू कैन से हार्मफुल फॉर द अटेंडेंस ऑल्सो, एंड उसमें लिथियम के अलावा आजकल कार्बाजेपिन वगैरह भी दिया जाता है, जो एंटी एपिलेप्टिक कुछ मेडिसिन है, वैल्प्रोएट, दैट इज वेरी कॉमन मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द patient suffering from the bipolar disorder. Now coming to the I can say कि how to tackle, how to treat the patient. So सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए मेडिकेशन तो है ही, तरह तरह के डिसऑर्डर के लिए देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशन, एंटीसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक, SSRI फॉर द OCD एंड डिप्रेशन, lithium for the bipolar disorder, valproate, carbamazepine in the different dosage at different groups, different sex, different age. You have to decide for that. Apart from that, कुछ personality disorder भी हैं, that is also comes under the mental health disorder. किसी cluster A, cluster B, cluster C personality disorder हमने पढ़ा है, ये schizoaffective, that the affection related, patient always want that he should be in the लाइमलाइट, और परफेक्शनिज्म, इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं लोग। और द इलेक्टेड माइंड, पेशेंट को लगता है कि आई एम लॉर्ड रामा, आई एम गॉड,
such type of the personality patient are suffering from. Apart from that, I would like from you, Dr. Chandan, what you want to say, what थोड़ा आप भी इस पर प्रकाश डालें, लाइट डालें. जैसे आपने बताया कि मेंटल इसको जो सोसाइटी में जो ये जो इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मुझे लगता है कि जो रूरल और मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कंपेरेटिवली हम करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन में जो है वो ज़्यादा इसका मरीज है विथ कंपेरिजन टू रूरल में, क्योंकि जो यहाँ का जो सिचुएशन है मेट्रोपॉलिटन का, कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हर मैक्सिमम लोग एक्सपेंड करते हैं, और चूंकि इसको हेल्दी रखने के लिए नेचर का जो है एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इसमें यदि नेचर में यदि थोड़ा सा वक्त यदि कोई निकाल करके और यदि अपना वो पॉजिटिवली वर्क करे, तो हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ को जो है बेहतर करने के अलावा ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो हम लोग का ज़्यादा कोशिश रहता है कि जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है इन्वायरमेंटल जो उसका एक फैक्टर है उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो नेचर से जुड़ाव जो भी रहेगा, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो भी एक सेकेंडरी जो है एक ऑप्शन है। तो इस तरह का ये एक पॉजिटिवली थिंकिंग है कि आप नेचर के साथ जुड़ें, और जो यदि किसी में यदि इस तरह का, जैसे आपने ओसीडी के बारे में बताया, या सिजोफ्रेनिया है, या एंजाइटी है, और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो इसको आप धीरे धीरे नेचर के प्रति यदि झुकाव से आप कम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि खुली हवा में आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि खुला वातावरण में एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल के प्रति जो है वो करेज करता है, और जो एक्सरसाइज जो है आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और खुला हवा में वॉक या जॉगिंग आपको जो है वो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा जो आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में जो है वो बेनिफिशियल है। थैंक यू डॉक्टर चंदन, आपने अभी चर्चा किया हेल्थी लाइफ स्टाइल, नेचर, बाहर में एक्सरसाइज करना, ऑक्सीजनेशन, ब्रेन की रिजुनेशन, तो ये दीज आर ऑल फॉर द मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ वी नो इट इन्वॉल्व्स द माइंड, द ब्रेन, पैरेन्काइमा, न्यूरॉन्स। तो इसके लिए जो भी एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि अगर मॉर्निंग वॉक की जाए, बाहर घूमा जाए, माहौल को चेंज किया जाए, तो दीज आर द रियली हेल्पफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने बताया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तब ज़्यादा सुधरता है जब अगर हम उसको, अगर समाज थोड़ा सा अपने माहौल को चेंज करे, अगर हम समाज में बाहर निकलते हैं, अपने माहौल को चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया, काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखा गया कि जेनेटिक रीजन जो आपने बताया, महिलाओं में जो गर्भावस्था होती है उस समय बहुत सारे चेंजेज होते हैं। उस समय महिलाएं साइकोसिस के शिकार हो सकती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस बहुत ही कॉमन टर्म है, जो कि महिलाएं अपने बच्चों को कभी कभी देखा है कि इवन कि वो काफ़ी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, उसके लिए एसाइलम की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे को कहीं और रखा जाता है, माँ को कहीं और रखा जाता है। सो एमसीएच केयर का भी प्रभाव है, देखा गया है कि इसमें मेंटल डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सिद्ध हो चुका है कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल लोचा एक बहुत ही कॉमन टर्म है, केमिकल लोचा। तो ये केमिकल का उतार चढ़ाव जो इनबैलेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिजोफ्रेनिया आल्सो, जिसमें एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग दिया जाता है। डोपामिन जो ब्रेन में है वो उतार चढ़ाव हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कई दवा देखा गया है जिसका कि रेंज बफर टाइप का होता है। लिथियम का हम लोग ये ब्लड में, सीरम में उसका लेवल लगातार चेक करते हैं, और उसके अनुसार हम बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करते हैं। दैट इज़ द वन थिंग। मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि केमिकल जो बैलेंस है, दैट इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मनोवैज्ञानिक कारण भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर में पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं,
मानसिक आघात जो कि कभी किसी तरह का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ, किसी तरह का इंसल्ट हुआ, बच्चों में कई बार देखा गया है कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होने से कई वो बाद में 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, या उनका जो माइलस्टोन है डेवलप नहीं हो पाता है, मेंटल बीमारी के शिकार होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो बात बोला नेचर, ब्रॉडली मैं कहूँगा कि समाज या जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, सो दैट पेशेंट कैन गेट बेनिफिटेड एंड उसकी जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर चंदन, मैं ये बोलना चाहूँगा इंडिया में ये मानसिक बीमारियाँ एक महामारी का रूप लेते जा रहा है, ये सिद्ध हो चुका है। और आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगा कि जो कॉमन कॉमन बीमारियाँ हैं ये तरह तरह से रिफ्लेक्ट होंगी और सोसाइटी के प्रत्येक पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि हम लोग के काम करने का नेचर, सोचने का नेचर, जीवन शैली काफ़ी हद तक 180 डिग्री से मैं कहूँगा कि परिवर्तित हो चुकी है। बच्चों का मानसिक ग्रोथ रुक सा गया है, मैं ये कहूँगा आज के मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में या डिजिटल ज़माने में। जहाँ इसके प्रति अवेयरनेस है वहाँ तो सही है, लेकिन जहाँ अभी भी लोग मैं ये बताऊँगा कि विलेज में जो गांव में लोग फिजिकल एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वहाँ भी ये एक समस्या होते जा रहा है। वहाँ तरह तरह का केस गांव के इलाके से भी देख रहे हैं कि लोग सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। पहले ये कुछ बीमारियां शहरों में कॉमन थी, अब ये गांव में भी कॉमन होते जा रही है। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति शिकार है, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, हाउ टू उसे जीने का क्या अधिकार होना चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसमें हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहाँ तक उसके बात विचार को, उसके बीमारी को प्रभावित करती है, और मानसिक रूप से जो व्यक्ति ग्रसित है उसे क्या शारीरिक उपचार करना चाहिए, क्या मानसिक उपचार करना चाहिए, और अगर व्यक्ति बीमार है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्ट आए हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्लानिंग सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्क्रीनिंग का प्रोग्राम भी हो रहा है और पेशेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ की पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में केवल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और आनुवांशिक डिजीज की बात होती थी, जहाँ पर IENT डिपार्टमेंट होता था। आजकल मैं देख रहा हूँ सरकार के तरफ से बहुत हद तक साइकियाट्रिस्ट की बहाली हो रही है, साइको सोशल इंटरवेंशन की बात हो रही है, साइकोथेरेपी की बात हो रही है। तो ये बहुत हद तक बदलाव आया है, इसमें और भी बदलाव की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी इसमें इंटरवेंशन हो, चूँकि इसके लिए कोई पार्टिकुलर स्केल होता नहीं है जिससे कि थर्मामीटर से या BP मशीन से हम उस फिजिकल डिसऑर्डर को तो परिभाषित कर देते हैं, पता लगा लेते हैं, लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, उसे असेस कर पाना तभी संभव है जब हमारे समाज की लिटरेसी बढ़े, शिक्षा में सुधार हो और कुछ हेल्थ प्रोफेशनल समाज में रूटीनली जाए और असेस करें और लोगों को इसके बारे में संबंधित जानकारी दे। सोशल मीडिया का प्रचलन है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जितना ज़्यादा बात कर सकते हैं, सिद्ध हो चुका है। रेडियो से, टेलीविज़न से, फेसबुक से। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं दैट इज़ द good modality of intervention for the assessment and treatment of the and management of the psychiatric disorder and mental disorder. आप बताइए डॉक्टर चंदन। Earlier, you have told social and financial circumstances, adverse childhood experiences, and biological factors and underlying medical condition can all shape a person's mental health. Uh, I saw a lot of people with a mental health disorder have more than one condition at a time. Then, what you say about it? Thank you, Dr. Chandan. You have raised a very nice question regarding the financial issue, economic issue, which is really hampering the patient access to the health, mental health facilities. So मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर फाइनेंशियली पेशेंट कमज़ोर है एंड उसे नॉलेज का अभाव तो है ही, अगर तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि मेंटल सुविधा उसे मिले, मेंटल फैसिलिटी मिले, बिकॉज
mental health facility is still available in the district level or the higher center in the medical college. It's not available on the PSC level or additional PSC level. So if the person have the below poverty line, he can't approach the psychiatrist or health professionals. It is very difficult. It is a very difficult task for him. So I will tell you that you have to ask the you have raised the question and ask the government so that it is provided to all the person which is below the poverty line BPL free to and free of the cost, so that person really which are really affected by the schizophrenia or type of the depression that get benefited. And we have also asked about the comorbidity. As the person have a two disease at a time, like the schizophrenia or depression, there is a term schizoaffective, schizo obsession. Is such type of disorder can be patient have the obsession, depression along with, or patient can have substance abuse, and apart from that patient can have the schizophrenia or the psychosis. सो ये हमने देखा है कि कई बार पेशेंट जो कि अल्कोहल का शिकार है, सिगरेट का शिकार है, टोबैको, हरी हशीश और गांजा, चरस, कनाबिस, दे कैन हैव द सेकेंडरी डिसऑर्डर। और पेशेंट बिकॉज इसमें सोचने समझने की क्षमता को ही प्रभावित करता है। ये जो बीमारी है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, कई बार जो उसके थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी फीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, भावनात्मक जो संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को कई बार देखा गया है कि वो सब्सटेंस अब्यूज का, सिगरेट का, नशे का लत का आदी हो जाता है, और वो पेशेंट बताता है कि सर मैं किसी परिस्थिति के वश से मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ। ही वांट टू लिव, he want to be de-addicted, but the underlying disorder, the underlying mental disorder, that really going to harm, really to the hamper the situation, the coping skill is disturbed, defense mechanism is disturbed, personality has become changed, so the patient become afflicted for the addiction. Patient go for the like the cigarette smoking or alcohol use. So such type of substance abuse is really harmful for the patient, for the family, for the attendant. और अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैं बोलना चाहूँगा, चूँकि ये कोई सर्दी खांसी का बीमारी तो है नहीं, ये इन्फेक्शन डिसऑर्डर तो है नहीं जहाँ पैरासीटामोल या आप एंटीमाइक्रोबियल और केमोथेराप्यूटिक दे दें और पेशेंट ठीक हो जाए, या पेशेंट इजीली अवेलेबल जाके दुकान से खरीद ले। नो, चूँकि एक तो लिटरेसी कम है, दूसरी बात कि समाज में जो उसके अटेंडेंट है, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी ये असेस नहीं कर पाते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा जो बहुत ही प्यारा है, जिसे मैं डांट रहा हूँ, जो जिसे लत हो चुका है नशे का, उससे कोई मेंटल डिसऑर्डर भी है, और ये चीज़ वो नहीं जान पाते हैं। और जब उसे ले जाते हैं कि नहीं चलो नशा मुक्ति केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र भी कई बार देखा गया है कि वो सही तरीके से हिस्ट्री नहीं लेके सुपरफिशियली वो दवा दे देते हैं और ट्राई टू गिव द मेडिकेशन, बट पेशेंट ना दवा के लिए कंप्लाइंट रहता है, ना दवा खाने की इच्छा होती है, और कई बार देखा है कि रेजिस्टेंट हो जाता है। दवा का रेजिस्टेंट नहीं, मैं इंस्ट्रक्शन का रेजिस्टेंट। पेशेंट का अटेंडेंट अगर बोलता है कि नहीं तुमको खाना चाहिए, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो खाया है, बट चूंकि उसकी हिस्ट्री ली नहीं गई है, वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हाइपोमेनिया हो सकता है। तो इस तरह के केस में वो दवा क्या लेगा जब उसकी सोचने की क्षमता ही प्रभावित हो चुकी है। तो इस तरह में मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज का दायित्व है, कई बार सरकार को दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड ऑल्सो send some health professional, mental health professional like the social worker or psychotherapist to the weaker society, the needy group, where they can really benefit the person and they can counsel them. काउंसलिंग की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसमें इंटरपर्सनल केयर की ज़रूरत है, लोग अपने बात को वेंटिलेट करें सो दैट कि समाज के और भी जो लोग हैं जो इससे प्रभावित है, जो इससे ग्रसित है, वो इसका हिस्सा बन सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार के तरफ से जो पॉलिसी निर्धारित की हुई है उसका लाभ ले सके। दूसरी बात आपने जो बताया कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन कई तरह का इंटरवेंशन है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बीटी और काउंसलिंग, थर्ड पर्सन हेल्प एक ग्रुप होना चाहिए जो कि
ग्रुप थेरेपी से भी ये देखा गया है कि लोग अपने बातों को दूसरी जगह बताते हैं और दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताता है, तीसरा व्यक्ति पहले को बताता है, और इस तरह से ग्रुप थेरेपी से, फैमिली थेरेपी से, कई बार कपल थेरेपी से भी मेंटल डिसऑर्डर को फायदा हुआ है। और कई बार देखा गया है कि टेलीमेडिसिन जो एक काफ़ी अच्छा माध्यम हो सकता है, जैसा कि आपने फाइनेंशियल इशू की बात की, और ये डिजिटल ज़माना है, तो वी कैन by channelization or by digital help we can give the information to the weaker section, the lower person who are below the poverty line, जिनको की सुविधा का सख्त ज़रूरत है, जिन्हें पैसे की कमी की वजह से या इकोनॉमिक हेल्प की कमी से ये नहीं कर पाते। और सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति तक ये सुविधा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वस्थ रहने का अधिकार है। एक केवल अधिनियम बना देने से ऐसा नहीं है कि वो सही हो जाए। दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि जो युवा वर्ग है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो वो युवा है वो ग्रसित है, और भारत में युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आने जा रहा है, चूँकि युवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि अगर मोबाइल का यूज, इंटरनेट का यूज, खास करके जो 15 से 40 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को सब्सटेंस अब्यूज का भी खतरा होता है, और कई बार कोमोर्बिडिटी इनमें ज़्यादातर पाई जाती है। तो सरकार को इस ग्रुप को, जो रिस्क ग्रुप है, इस ग्रुप को ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम द साइकोसोशल थेरेपी और फैमिली थेरेपी, और जो अटेंडेंट को बताने की ज़रूरत है। और इसमें आपका जो चैनल है, आपका जो माध्यम है, ये मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप एक बार में कई लोगों को सुविधा पहुँचा सकते हैं, लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। लोग आपके चैनल के माध्यम से इस तरह के जो डिसऑर्डर्स है उससे लाभ ले सकते हैं। और इसमें आप काउंसलिंग भी कराइए लोगों के बीच में, लोगों को, वो लोगों की समस्या को सुनिए, कुछ एक टॉपिक पर बात करिए, सो दैट कि पर्सन वो जो कि अपने बीमारी को छुपा रहे हैं, जो कई बार देखा गया है कि वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मा है, जो कि मैंने पहले, एक मानसिक चुनौती, एक बहुत बड़ा चुनौती है। कई बार देखा है कि आत्महत्या की ओर लोग जा रहे हैं। इंडिया में आत्महत्या एक अपराध के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट आत्महत्या किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से कर रहा हो। केवल इसलिए कह देना कि आत्महत्या है तो तुमको सजा दे देंगे, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। यू हैव टू गो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से दैट दिस सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल टू द एवरी रिलीजन, टू द एवरी पर्सन, with every without in discrimination of the caste, creed or the religion. So इसमें किसी तरह की सोशल बिलीफ या कल्चरल जो मिसबिलीफ है, उस तरह की बात से ऊपर उठ के सरकार को आना होगा। और सरकार इस दिशा में बहुत सारा काम कर भी रही है। और दूसरी बात कि बजट को, जो परसेंटेज जो खर्च होना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पर, उस एक्सपेंडिचर को एटलीस्ट 5 to 10% करना होगा। जो WHO का एक गाइडलाइन है कि कॉमनवेल्थ के लिए कि एक एटलीस्ट 5 to 6 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम लोग एक PSC पर, मुझे याद है एक हुआ करता था कि PSC में कितने लोग होने चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति होने चाहिए। WHO का एक गाइडलाइन था, PHM का एक पार्ट हुआ करता था जिसमें फार्मासिस्ट की बात करते थे, हेल्थ एजुकेटर की बात करते थे, एक डॉक्टर की बात करते थे, एक्सरे टेक्नीशियन की बात करते थे। अब ANM GNM के अलावा मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की बात करनी चाहिए, जो कि PSC लेवल पर, एडिशनल PSC लेवल पर जाके अपना ड्यूटी दे सके। और समाज में जो विसंगतियाँ है, जो इंटरकनेक्टेड है, जो कोमोर्बिडिटी के रूप में भी है, जैसा कि आपने बताया हेपेटाइटिस के साथ सिजोफ्रेनिया हो सकता है, तो आपने हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, ट्रॉमा के इलाज के लिए, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के लिए तो बहाल कर दिया हेल्थ प्रोफेशनल, बट आपने जो अंडरलाइंग कॉज है, हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके असेसमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। ये एडिशनल 2 से 3 व्यक्ति अगर ऐड कर दिया जाए तो बहुत हद तक जो टर्सरी लेवल का लोड है, जो हायर सेंटर का लोड है, जो सिंपल हेलुसिनेशन के लिए भी लोग चले जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि अगर ट्रेंड किया जाए तो जो स्लीप हाइजीन है, जिसके लिए स्लीप डिसऑर्डर के लिए लोग बड़े बड़े मेंटल असाइलम में जा रहे हैं, और आई कैन से जो बड़े बड़े कॉलेज में चले जा रहे हैं, शायद उस लेवल पर ही वो ठीक हो जाए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नॉट ओनली ये पॉवर्टी,
ये अवेयरनेस की भी कमी है। और आपका चैनल, आपका जो माध्यम है, ये जिस तरीके से आप ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, शायद अगर आप ऐसा करते हैं तो WHO का जो गाइडलाइन है उसको हम भली भांति पूरा कर सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित जो लोग हैं, जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, शायद वो ठीक हो जाए। और जो हमारे समाज में जो एक मतभेद है, जो एक बहुत बड़ा कलंक भी है, जो एक असामंजस्य की स्थिति है, शायद इस स्थिति से हम निजात पा सकें आपके विचारों से और आपके चैनल के माध्यम से। कई बार हमने इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आज खुल कर कहना चाहूँगा कि स्टिल मेंटल हेल्थ एक्ट इज स्टिल वेरी इन द प्राइमरी पोजीशन, प्राइमोर्डियल पोजीशन। इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो समाज में विसंगतियाँ हैं, जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन भी है, उससे भी जेंडर इनइक्वालिटी है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है समाज में इस तरह की चीज़ों को नहीं उभर के आने का। तो मैं आपसे भी आपका राय लेना चाहूँगा डॉक्टर चंदन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और न्यूट्रिशनल डाइट की बात कर सकते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट की, आपने नेचर की बात की, इसमें और कुछ बात करें तो सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर। In my point of view, you have given a lot of knowledge by the help of YouTube channel, and I would like to request to you what you will get message for YouTube subscriber. डॉक्टर चंदन, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो समाज में मेंटल डिसऑर्डर जो बढ़ते जा रहा है, और जो विसंगतियाँ हैं, जिस तरीके से हम लोग को पेस टू पेस होना चाहिए मेंटल डिसऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ तक हम लोग रियल में अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को भी एक जीवन शैली का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, और उससे एक गर्मामय ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। कहीं न कहीं हम लोग की नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं, कहीं न कहीं हम लोग का जो इंटरवेंशन होना चाहिए, जो लेवल थॉट्स की लेवल होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर होना चाहिए, शायद वो हम लोग नहीं ऐसे कर पा रहे हैं। और इस वजह से समाज में कुछ लोग अपेक्षित हैं। और कई बार देखा गया है कि इन द लेट मैन आई विल टेल कि दाढ़ी बढ़ाकर, गंदा कपड़ा पहनकर लोग घूम रहा है, जा रहा है, दैट ऑल द मेंटल डिसऑर्डर। और उसे ठीक कर सकते हैं, बजाय कि पल्ला झाड़ देने के कि ओ ही इज ए मेंटल पर्सन। नो, एक जो तमका लग जाता है कि वो मेंटल है, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए वो मेंटल था या है, बाकी बाद में अगर इंटरवेंशन मिले तो सही हो सकता है। कई लोग हुए भी हैं और बहुत अच्छा हो जाते हैं और बहुत अच्छा समाज में करते हैं। एक से एक पर्सनालिटी हैं जो लाइफ के अपने पार्ट में 2 साल के लिए या 4 साल के लिए मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुए और एक बहुत अच्छा ज़िंदगी जिए और समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो जहांगीर ने ताजमहल बनाया, उस ज़माने में उतने लोगों का, लाखों लोगों का आज जो कि ताज हम लोग देख रहे हैं, क्या ज़रूरत था? लेकिन लोग बोलते हैं कि वो हाइपोमैनिया में बनाया गया है, वो इलेटेड माइंड में बनाया गया है। जैसे मैंने बताया कि मैनिया में लोग अच्छा बड़ा-बड़ा काम कर देते हैं, तो वो पेशेंट, वो मुमताज़ की याद में हाइपोमैनिया से ग्रसित होकर कहा गया, ऐसा लोग बोलते हैं। सो एक अच्छा काम भी किया जा सकता है। और मैं ये सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो अब मेंटल जो हेल्थ पर जो खर्च हो रहा है, उस बजट को बढ़ाया जाए और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रति जो नज़रिया आम आदमी का है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और एक ही तस्वीर, एक ही तरह की बातें न की जाए, उसमें बदलाव किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, जैसा आपने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि आप ऑलवेज ट्राइंग फॉर योर बेस्ट, सो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, या आप जैसे यूट्यूबर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात को फैलाएं। आप देख सकते हैं कि ये अवेयरनेस की वजह से और अज्ञानता की वजह से ज़्यादा है, बजाय कि पोवर्टी। क्या बड़े सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर नहीं है? जो एफ्लुएंट सोसाइटी में है, क्या उससे मेंटल डिसऑर्डर नहीं है? सो ये कहना कि पोवर्टी यस एक कारण हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द मेन फैक्टर और द इरिवर्सिबल फैक्टर। नो, इससे ये फैक्टर ऐसा है जो कि मॉडिफाइबल है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित हो सकते हैं या हैं। एक्सीडेंट किसी को भी हो सकता है, एक्सीडेंट होने के बाद उनको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है।
वो उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो सकती है। इसलिए अपार्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं या इडियोपैथिक रीजन भी हो सकते हैं। सो ये कहना कि पॉवर्टी है एस फैक्टर है, बट ये नॉट द अल्टीमेट। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि समाज को कैसे हम लोग चलाएं, कैसे मेंटली हेल्थ रखें, हमारी अर्थव्यवस्था का में कैसे बजट बढ़ाया जाए, कैसे सुविधाएं दिए जाए, ताकि भारत जो आज प्रत्येक एरिया में आगे बढ़ रहा है वो मेंटल हेल्थ को सही करके उस एरिया में भी आगे बढ़ सकता है। अब मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल पैमाने पर भी बात करूंगा कि एक कंट्री का इफेक्ट दूसरे कंट्री पर भी पड़ता है। आज अगर हम सब कोई मिल के काम करें तो एक अच्छा यूनिवर्स बना सकते हैं, एक अच्छा आकाशगंगा का पार्ट हो सकता है हमारा धरती। धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। आज पॉल्यूशन फैल रहा है, क्या केवल ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर कंट्री तक सीमित है, बहुत ज़्यादा मैंने बोलूँगा इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम और हमको एक बड़े पैमाने पर देखने की ज़रूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पूरे वर्ल्ड में आप फैलाने की कोशिश करें, जितना भी बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर चंदन, और आपके लिए भी बेटर होगा। थैंक यू। क्या